यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ शिव मनीष कोठारी। हम कर रहे हैं शिव फाउंडेशन के अकाउंटिंग पेपर का चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 10th इलस्ट्रेशन। और सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। मिसेस अंशुल एंड कंपनी commenced business on 1st Jan 2017 when they purchased plant and equipment for rupees 7 lakh. Okay, पहली जो प्रॉपर्टी उन्होंने ली वो 7 लाख की है। They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis over the years. अभी their purchase of the plants have been, उन्होंने और परचेजेस की है। एक एक 18 को 1,50,000, एक एक 21 को 2 लाख। और 1st of Jan 21 it was decided to change the method. यस फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एक 21 को मेथड चेंज की है टू स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब एसएलएम पे चला गया। पहले डब्ल्यूडीवी था, अब एसएलएम है। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 ईयर। तो 6 ईयर इन्होंने रखा है। अब all the asset purchased before 1121 with no scrap value and 10 years for the asset purchased on 1121, मतलब ये जो है 1121 वाली एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% लगेगा। बाकी जो है वो उसके ऊपर 6 ईयर का लाइफ इन्होंने रखा। हमें करना क्या है? कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 21। तो 21 में हमें कितना डेप्रिसिएशन करना है, कितना है, वो फिगर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें एक चार्ट बनाना होगा जिसके अंदर जो पुरानी प्रॉपर्टी है, एक तो एक 1st Jan 17 वाली और 1st Jan 18, उस दोनों का हमें चार्ट बनाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू ले आनी पड़ेगी एक एक 21 को, और फिर हम एंट्री डालेंगे हमारी 2021 की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यस, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखेंगे ईयर डिटेल्स, मशीन 1, मशीन 2, टोटल। हमें 2017 में जो मशीन परचेज किया था 1/17 को, उसका कॉस्ट कितना है? 7 लाख। अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 15%, तो 1,05,000। तो ये जो होगा वो कितना होगा? 5 लाख। ठीक। फिर एक एक 2018 के लिए एक नया मशीन हमने परचेज किया है, मशीन 2, 1,50,000। ये मशीन और ये दोनों का रिटन डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन हमें एट द रेट 15%। तो ये जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 5,95,000 15%, 89,250। ये इनमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी? 5,05,750। दिस इज रिटन डाउन वैल्यू। सेम में 1,50 में 15%, 22,500, इसकी वैल्यू बचेगी 127,500।
यहाँ पर हम आउटर में टोटल डेप्रिसिएशन का फिगर निकालेंगे 1,05,000। दूसरे साल ये 1,11,750। 2019 में depreciation once again at the rate 15%. दो हजार 20 में depreciation at the rate 15%. दो हजार 21 में अब ये मामला बदल चुका है। अभी क्या है 365,404 डिवाइडेड बाई 6। इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं रखी है, तो ये जो है अमाउंट 60,900 बन जाएगा। और इसकी जो रिटन डाउन वैल्यू की इट विल बी 304,504। चलिए सेम में कैलकुलेशन करते हैं। 127,500 थोड़ी कैलकुलेटर की ट्रिक्स आपको इसमें सीखनी होगी ताकि आप स्पीड से कैलकुलेशन कर सकें। At present I am unable to show all these things. ये लास्ट वाला जो है डेप्रिसिएशन वो 6 इयर्स में इसको बाइफरकेट कर दिया है, SLM वाला है, बाकी सब जो है वो WT। चलिए टोटल लगा लेते हैं। अभी हमें एक और अकाउंट मेंटेन करना है जो कि हमारा है प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट या तो मशीनरी अकाउंट, जो भी नाम आप देना चाहे। ये हम 21 की एंट्री करेंगे। जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना बैलेंस बचा होगा। तो ये जो है रिटन डाउन वैल्यू 429 ये 20 का है, तो 21 का ये फिगर है जिसका हम टोटल निकालेंगे 365,404 प्लस 92,119 457,523। एक परचेज और है जनवरी 1 को टू बैंक, ये 2 लाख की है। 31 दिसंबर 2021 बाय डेप्रिसिएशन, दो चीजों का डेप्रिसिएशन हमने गिन के रखा है।
76253, ये 2 लाख पर 20,000 और लगेगा। टोटल डेप्रिसिएशन 96,253, 6,57,523, 657,523 और इसका बैलेंस लिख लेगा 561,270। दिस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर 2022 जनवरी 1 जो बैलेंस brought down, that will be 561,270। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगर आप चार्ट बनाते हो तो सिंपल बन जाएगा और इसमें अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर हमें पूछा गया है। सो दिस वाज अबाउट द इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये प्रेजेंटेशन है जो हमने पहला चार्ट बनाया डेप्रिसिएशन का और दूसरा प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट को देखते हैं। रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमने एक मेथड देखी, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। Residual value and the useful life of an asset should be reviewed at least at each financial year. And if expectation differ from previous estimate, the changes should be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with accounting standard. तो accounting standard में जिस तरह से accounting estimate change होते हैं उसके लिए क्या गाइडलाइन है उसको मद्देनजर हमें ये करना। Whenever there is a revision in the estimated useful life of the asset, the written down value or the balance depreciable amount should be charged over the revised remaining estimated useful life of the asset. एक आपको बात बता दूं कि हमने जो पिछले सम में किया था उसमें हमने क्या कर दिया था, मेथड बदली थी, स्ट्रेट लाइन मेथड पे आए थे। उसमें भी हमने क्या किया, 6 ईयर वाज द डिसाइडेड एज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो वहां पर हमने 6 ईयर्स के हिसाब से लास्ट में 21 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। सेम वे यहाँ पर भी हम जैसे जैसे चेंजेस होते रहेंगे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते रहेंगे। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। A machine costing 6 lakh is depreciated on a SLM basis, assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years. The estimate of the remaining useful life after third year was reassessed at 5 year. चलिए, तो 7 साल के बजाय क्या कर दिया, 5 साल। ओके फाइन। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कॉस्ट 6 लाख था, रेसिडियल वैल्यू नील, डेप्रिशिएबल अमाउंट अगेन 6 लाख, लाइफ 10 years, depreciation for 1 year 60,000। ओके, अभी 3 साल का डेप्रिसिएशन हुआ तो कॉस्ट कितनी है, 6 lakhs। डेप्रिसिएशन फॉर 3 years 60,000 मल्टीप्लाई 3 1,80,000। अभी बुक वैल्यू कितना होगा, 4,20,000। रिवाइज्ड लाइफ वाज 5। तो अभी ये 4,20,000 को हम डेप्रिशिएट करेंगे रिवाइज्ड लाइफ के आधार पर। यस, रेसिडुअल वैल्यू इज नील, तो डायरेक्टली हम 4,20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर विल बी 84,000।
चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट एजम्पशन है या नहीं। सो ये आईसीआई का दिया गया है, ये सिंपल, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, आप जिस तरह से लिखते जाते हैं उसी तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारा फिगर टेली हो जाता है 84,000 इज द फिगर। एक सिंपल सा मतलब एग्जाम्पल था, कुछ खास इसमें था नहीं। अभी रीवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, थोड़ा सा यहाँ पर आपको थियरी वगैरह पोर्शन लगेगा, लेकिन ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। हमारा फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, हमारी सीए की पढ़ाई उतनी ही पावरफुल रहेगी। हम जब इंटर का अकाउंटिंग या फाइनल का एफआर पढ़ेंगे, यू विल बी अमेज्ड कि ये सारे कंसेप्ट वहां पर यूज होने वाले। तो अभी अच्छी तरह से इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके संबंधी जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एन एसेट इनिशियली, मतलब जब परचेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन। The asset whose fair value could be reliably measured could be carried at the revalued amount, being the fair value at revaluation date and reduced by successive accumulated depreciation and successive accumulated impairment losses, permanent decline in value, if any entity opts for revaluation. चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में भाषांतर करता हूँ कि अगर कोई एंटिटी को रिवैल्यूएशन चूज करना, ये कंपलसरी नहीं, और एंटिटी के चूज देमसेल्फ, तो वो क्या करेंगे कि जो भी फेयर वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि मान लो मेरा एक बिल्डिंग है, मेरी ऑफिस बिल्डिंग मैंने जब परचेज की थी 20 लाख की, अब उस बात को 5 साल हो चुके हैं, आज मुझे वो उसका मैं रिवैल्यूएशन करना चाहता हूँ। मुझे पता चला कि मार्केट में ऐसी ही प्रॉपर्टी जो मेरे पास वाली हो 50 लाख में भी, तो सेम प्रॉपर्टी है, इसकी फेयर वैल्यू हम कितनी गिनेंगे? 50 लाख। कभी कभी ऐसा होगा कि बेचने के लिए कुछ खर्चा वगैरह होता है, तो उसको हम माइनस करते हैं, लेकिन अभी इतनी डिटेल में नहीं जाते। हम मान लेते हैं कि फेयर वैल्यू इज द मार्केट रेट, करंट मार्केट रेट माइनस एक्सपेंसेस। सो दिस इज हाउ द फेयर वैल्यू इज अराउंड। अब जिस दिन रिवैल्यूएशन करेंगे तो क्या करेंगे कि फेयर वैल्यू पर हम आएंगे। जब फेयर वैल्यू पर आएंगे तो एसेट्स में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो उसको भी रिवर्सल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर होगा तो उसको डेप्रिशिएट मतलब चेंज करना पड़ेगा, तो उसको हम नलीफाई करेंगे, या तो अकाउंट में क्रेडिट देके ये जो सरप्लस अमाउंट है उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। इसे रिवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं। हालांकि अभी इसके अकाउंटिंग में बाद में हम जाएंगे। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, मान लीजिए कि इम्पेयरमेंट हुआ, हमने एक मशीन लिया था 10 करोड़, अब उसकी हाल मतलब जो एज थी तो 10 साल थी, हम एसएलएम मेथड पे चलते हैं, 5 साल बाद में 5 करोड़ रुपए डेप्रिसिएशन हो चुका है। अभी हमने रीवैल्यूएशन किया और पता चला कि मशीन की वैल्यू तो सिर्फ 2 करोड़ है, तो क्या करेंगे? तो 3 करोड़ जो है उसको इम्पेयरमेंट लॉसेस बोलते हैं। ओके, दैट इज अ परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू, टेम्पररी परमानेंट। ओके, if an entity opts for revaluation, तो उसको क्या करना है? रिवैल्यूएशन मस्ट बी मेड इन द एडिक्वेट इंटरवल, मतलब ऐसा नहीं कि जब चाहे हम आज रिवैल्यू कर दें, उसके लिए एडिक्वेट इंटरवल 1-2 साल 3 साल वगैरह रखना है। फॉर ensuring that carrying amount doesn't differ substantially from that which would be determined if fair value at end of the reporting period is used, मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे ये हमारी बुक वैल्यू सब्सटेंशियली डिफर नहीं होनी चाहिए। इन केस एन आइटम ऑफ पीपी इज रीवैल्यूड, all class of such PPE to be with such asset belong should be revalued। ये बहुत महत्वपूर्ण। मान लीजिए एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है जिसके पास 100 टैंकर्स है, अब वो रिवैल्यूएशन करना चाहता है,
तो वो पूरे का पूरा 100 टेंडर जो इसके टैंकर्स है उसको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो 10 टैंकर को भी रिवैल्यूएट कर दिया, बाकी के 90 को ऐसे ही रख दिया, नॉट लाइक, ओके। अगर 10 आपके पास ऑफिस बिल्डिंग है, 10 से 10 का रिवैल्यूएशन कराओ, पूरा इस जो मतलब आपकी सिमिलर प्रॉपर्टी है उस ग्रुप की, उसका पूरे का पूरा ये होना चाहिए। In case the carrying amount of an asset increases due to revaluation, such increase should be credited to revaluation surplus. ये शब्द को अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स में आपको पूछा जा सकता है। जो सरप्लस अमाउंट रहेगी वो कहां पे क्रेडिट होगी? Revaluation surplus and should be accumulated in equity. इक्विटी माना है कैपिटल, तो उसमें रहेगी लेकिन वो नाम से ही रहेगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम। However, such increase should be recognized in profit and loss statement to the extent of reversal of a previous decrease of the asset that was recognized in the profit and loss statement. इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूं कि मान लो आपकी बुक वैल्यू थी प्रॉपर्टी की वो 10 सीआर, अभी आपने रिवैल्यू किया 15 सीआर, तो 5 सीआर विल बी क्रेडिटेड टू, कहां पर क्रेडिट होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। इसको आप डायरेक्टली प्रॉफिट में नहीं ले जा सकते। अगर पहले प्राइस कम हुई थी और अगर आपने उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ डेबिट किया है तो उतनी राशि को आप रिवर्स कर सकते हो, ओनली दैट पार्ट ऑफ दैट एसेट दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, so this how this accounting works. In case of the carrying amount of the asset is decreased due to revaluation, such decrease should be recognized into profit and loss. देखिए, अगर वैल्यू बढ़ती है तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे, कम होती है तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में ली जाएगी, मतलब उस साल का आपका कम होगा। However, such decrease should be debited to the revaluation surplus to the extent of reversal of previous increase. मान लो एक प्रॉपर्टी थी, उसमें पहले एक साल फर्स्ट ईयर देयर वाज ए इंक्रीज, तो हमने क्या किया होगा? इंक्रीज ऑफ 2 सीआर, तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले गए होंगे। सेकंड ईयर पता चला डिक्रीज ऑफ 3 सीआर, पहले क्या करेंगे? ये 2 सीआर को वाइप ऑफ करेंगे, 1 सीआर जो होगा, जो बाकी बचा उसको पी एंड एल में डेबिट कर। हाउ दिस वर्क्स? The revaluation surplus may be transferred directly to the retained earning when the asset is derecognized. मतलब मान लो एसेट को आपने बेच दिया या आपके बैलेंस शीट में से निकालने की कोई, या तो किसी ने टेक ओवर के कोई किस्से है, या तो इट इज ऑब्सोलीट एंड यू आर रिमूविंग इट फ्रॉम योर एसेट, तो डी से डी रिकॉग्नाइज कहते हैं। तो जिस दिन वो डी रिकॉग्नाइज होगा उस दिन उसके रिलेटेड जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में अमाउंट पड़ी है वो कहाँ जाएगी? रिटेन्ड अर्निंग माने प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगी। दिस may involve transferring the whole of the surplus when the asset is retired or disposed of. Such transfer from revaluation surplus to retained earning cannot be made through the profit or loss. ये क्या होगा कि आप जब आगे पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बाद कंपनी वगैरह, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं होगा, एक रिटेन्ड अर्निंग नामक जो भी कैपिटल का हिस्सा होता है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे। कहां से? रिवैल्यूएशन सरप्लस में से रिटेन्ड। सो इट इज द कैपिटल टू कैपिटल ट्रांजेक्शन, ओके। वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये कोई प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए इसको अलग रखा जाता है, ये डायरेक्ट कैपिटल एंट्री है, वहां पर ली जाती है। Alternatively, when there is an upward revaluation, the excess depreciation on account of such upward revaluation may be transferred from revaluation surplus to retained earnings. चलिए, एक बहुत ही अच्छा ये बाबत है, इसको समझ लो।
मान लो प्रॉपर्टी आपके पास 2 करोड़ की थी, आपने रीवैल्यू करके 4 करोड़। अब मान लो 2 करोड़ पर आप 20 लाख रुपया डेप्रिसिएशन कर रहे थे, तो 4 करोड़ पे कितना करोगे? 40 लाख। तो ये जो डिफरेंस की अमाउंट है, पहले आप कहां से इसको टेकअप करोगे? दैट विल बी टेकन फ्रॉम द revaluation surplus. So how this works? Is such a transfer from revaluation surplus to retained earning cannot be made through profit and loss. उसमें भी profit and loss बीच में नहीं है. It may be pertinent to note that revaluation of the property, plant and equipment is an accounting policy choice and not mandatory. ये फर्जियात नहीं है. Under the accounting standards or the company's act. Okay. So चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. रिवैल्यूएशन में या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. इंक्रीज होता है तो क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द ऑनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस. मतलब कंपनी के अकाउंट में क्या होगा, इसको आप रिवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं. इसमें एक्सेप्शन क्या है? व्हेन इट इज सब्सिक्वेंट इंक्रीज इनिशियली डिक्रीज, मतलब पहले कम हुआ था और बाद में रिवैल्यूएशन में वैल्यू बढ़ी, तो क्या होगा? Recognizing the statement of the profit and loss to the extent that it reverses the revaluation decrease of the same asset previously recognized in the statement of and loss. मतलब जब लॉस हुआ था मान लो 1 करोड़ का और हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, अब 2 करोड़ उसमें इंक्रीज हो रहा है, पहले क्या करेंगे? 1 करोड़ प्रॉफिट एंड लॉस को वापस कर देंगे. तुम्हारे पास तो पहले पिछले साल लिया था, इस साल तुम वापस रखो, बाकी की रकम को रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे. डिक्रीज के मामले में क्या होता है? अगर पहली बार डिक्रीज हुआ तो क्या कर देंगे? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर. इसमें एक्सेप्शन क्या है? व्हेन इट इज सब्सिक्वेंट डिक्रीज इनिशियली इंक्रीज. पहले इंक्रीज हुआ था, 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ हो गया था, 2 करोड़ हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले गए थे, अब लॉस आ रहा है. Decrease should be debited to directly the owner's interest under the heading of the revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of the asset. तो ये पहले हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ी हुई अमाउंट को साफ कर देंगे और उसके बाद अगर कुछ कम बचता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे. चलिए एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं 12 नंबर का. A machine of cost 12 lakh is depreciated straight line assuming 10-year working life and zero residual value for 3 years. At the end of the third year, the machine was revalued upward by 60,000. The remaining useful life was reassessed at 9 year. Calculate depreciation for the fourth year. My dear friends, यहाँ पे हर एक वर्ड की कीमत आप जानते हैं. मशीन वॉज रीवैल्यूएड अपवर्ड बाय 60,000. ये बाय शब्द है ना, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना, नहीं तो क्या होगा, कुछ और लिखा होगा. रीवैल्यूड अपवर्ड या तो डाउनग्रेडेड टू, ऐसा फिगर अगर कोई आता है तो उसकी ट्रीटमेंट बता. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. हमें क्या ढूंढना है? चौथे साल का डेप्रिसिएशन. यहीं पे वर्किंग करते हैं. कॉस्ट जो थी वो क्या थी? 12 लाख. यहां पर आप देखेंगे कि कोई रेसिडियल वैल्यू नील है. लाइफ है 10 years. तो डेप्रिसिएशन फॉर 1 year कितना बनेगा? 12 लाख divided by 10 is equal to 1,20,000. Depreciation for 3 years 3,60,000. Book value
आफ्टर 3 years 12 lakh minus 3,60,000 8 lakh. अभी रिवाइज्ड वैल्यू अपवर्ड 60,000, तो ये बन गई 9 लाख. दूसरी चीज क्या हुई है, यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड एट 9 ईयर. यूजफुल लाइफ पहले कितनी थी, यूजफुल लाइफ रिमेनिंग 10 में से 3 साल निकल गए 7, लेकिन रिवाइज कितनी है, रिवाइज रिमेनिंग लाइफ 9 years. So depreciation for 4th year 9 lakh divided by 9 1 lakh. तो यहां पर दो चीजों की इंपैक्ट दी गई थी, इसे 1 लाख. चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह 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 मैं जो बोलता गया हूं यहाँ पर इसमें पूरा शब्द में लिखा. और फाइनली डेप्रिसिएशन फॉर द 4th year इज 9 और 1 लाख रुपया पर एनम डेप्रिसिएशन होगा. चलिए एक और कंसेप्ट पे आते हैं. अब तक जो बात कर रहे थे वो सब टेंजिबल एसेट की थी, जिसको हम टच कर सकते थे, देख सकते थे, लेकिन अब इंटेंजिबल एसेट. तो इंटेंजिबल एसेट क्या है, विच इज नॉट टेंजिबल. इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं है. An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance held for use in the production or supply of the goods or services, for rental to others or for administrative. एग्जाम्पल अगली स्लाइड में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल, मतलब जिसको आप कंफर्म कर सके कि ये पर्टिकुलर चीज को मैं आइडेंटिफाई करता हूं. जैसे कि मुझे अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना है तो क्या चाहिए, आधार कार्ड, पान कार्ड, या तो इलेक्शन आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस. तो इसी तरह से ये सारी एसेट जो है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है. पेटेंट है तो गवर्नमेंट आपको पेटेंट का लेटर देगी, लाइसेंस होगा तो लाइसेंस देगी, ट्रेडमार्क होगा तो ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट देगी. आपके पास जो भी चीजें होगी जो कि उसका कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होगा. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तभी जाके आप कह सकोगे कि ये आइडेंटिफाइबल है. नॉन मॉनिटरी एसेट, इसको समझ. एसेट्स जो होती है वो दो प्रकार की, एक तो मॉनिटरी और दूसरी नॉन मॉनिटरी. मॉनिटरी मीन्स विच डायरेक्टली रिलेटेड द मनी कैन बी कन्वर्टेड टू द मनी विद द शॉर्ट नोटिस. ओके, तो यहाँ पर नॉन मॉनिटरी एसेट है, तो पहले मॉनिटरी एसेट के एग्जांपल समझ लो. मान लो मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखी, तो क्या है, मैं इसको कभी भी मनी में कन्वर्ट कर सकता हूँ ऑन द स्पॉट. तो ये मेरे लिए क्या है, मॉनिटरी एसेट है. मैं कैश ऑन हैंड मेरे लिए मॉनिटरी एसेट है. मैंने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, ये मेरे लिए मॉनिटरी एसेट्स है. ओके, so you got the idea what is monetary asset. Now intangible assets are identifiable non-monetary asset without physical substance, मतलब इसका कोई substance नहीं है, held for use in the production or supply of the goods or services, for rental to others or for administrative purpose. इसको आप दूसरे लोगों को यूज करने के लिए भी दे सकते हो या खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. Example of the intangible assets are, जो ट्रेडिशनल है वो क्या है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, गुडविल है. लेकिन जो बिजनेस डेवलप होता गया तो नई नई चीजें भी इसमें इंक्लूड हो रही है, तो इसको समझ लेते हैं. एक क्या है, स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ द मूवीज,
जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, वो खुद मूवी बनवाते तो वो अलग बात है, लेकिन दूसरे का जो मूवी को स्ट्रीम करते हैं तो उसके पास एक राइट होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग राइट। फिर लैंडिंग राइट्स, टाइम स्लॉट एट एयरपोर्ट। मान लो कि महाराजा एयरलाइन जो एयर इंडिया, तो उनके पास हर एक एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग राइट्स होते हैं कि मुझे उनको पेरिस में उतरना है तो उसको लैंडिंग राइट्स वहां के परचेस करने पड़ते हैं, तो उसकी भी वैल्यू होती है, वो कहीं पे दिखाई नहीं देंगे, बट इट हैज ए वैल्यू ऑफ इट्स ओन। मान लो आकाशा एयरलाइन बन रही है, नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, लैंडिंग राइट परचेस करने पड़ेगा। अगर वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लैंडिंग राइट परचेस करते हैं तो ही वहां पर प्लेन उतार सकेंगे, ना प्लेन नहीं उतार सकते। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन राइट फॉर मोशन पिक्चर्स, ये बहुत पुरानी बाबत है। डिस्ट्रीब्यूशन राइट का मतलब क्या होता है कि वो फिल्म्स को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते हैं। दूसरा, कस्टमर डेटा कलेक्टेड बाय द एंटिटीज सच एज कस्टमर कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडीज एंड स्पेंडिंग डाटा एट स्टोर्स लाइक Pantaloons website, etc. could be a major intangible asset for this entity. हालांकि ये हमारे प्राइवेसी का भंग है, हमारी परमिशन के बिना वो ये नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो है वो ये इस डेटा को भी इंटेंजिबल एसेट्स मानते हैं। अगर वो कस्टमर के अंडरटेकिंग ले लेते हैं तो वो इंटेंजिबल एसेट्स हो जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यस, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल एसेट which cannot be separated from the fixed asset like कंप्यूटर। अलग तौर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमारा कंप्यूटर के साथ उसका अस्तित्व है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और इवेंट्स सच एज द क्रिकेट वर्ल्ड कप, द आईपीएल और द प्रो कबड्डी लीग वगैरह वगैरह, तो ये जो है वो भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। लॉन्ग टर्म कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, मान लो कि कोई प्लेयर है वो आईपीएल में खेल रहा है, तो आईपीएल की जो टीम ओनर होती है उसके लिए भी ये एक इंटेंजिबल एसेट बन जाता है। सो दिस हाउ द वेरियस टाइप ऑफ द एसेट्स। हमारे क्वेश्चन नॉलेज के अंदर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंटेंजिबल एसेट्स, एक्सप्लेन्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। मार्क्स को देख के एक्सप्लेन करना है। अगर 2 मार्क्स है तो 2 या 3 आप एक्सप्लेन कर दो, अगर 4-5 मार्क का है तो ज्यादा डिटेल दे सकते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स कंप्राइजेस अ मेजर पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट। कभी कभी क्या होगा, कंपनियों के मेजर पोर्शन इसमें होगा। It may be noted that it can also be in case that intangible asset could make the entire entities far more valuable than the tangible assets. जैसे मैंने बात की कि मान लो मुंबई इंडियंस की टीम है तो उसके पास सभी चीजें इंटेंजिबल एसेट ही होगी, उनका कोई अपना स्टेडियम वगैरह तो है नहीं कि वो एसेट के तौर पे दिखा सके, तो वो फार मोर देन द टेंजिबल एसेट्स। फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी कोरोना आया था तो जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई, तो वैक्सीन बनाई थी तो उनकी जो पेटेंट की वैल्यू थी दैट वाज फार 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 मोर देन देयर फिक्स एसेट। उनकी फिक्स एसेट कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 100-200 करोड़ रुपए की, जबकि ये पेटेंट की वैल्यू कितने करोड़ में जाती है। ओके, फॉर इंस्टेंस a multi-year customer contract guaranteeing more than 75% of the revenue for the company is a major asset, which on occasion could be more valuable than the tangible asset themselves. यहाँ पर एक एयर इंडिया का एग्जांपल दिया हुआ है कि एयर इंडिया के पास जो अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर जो लैंडिंग राइट्स थे उसकी वैल्यू जो है उसकी फिक्स एसेट जो कि पुराने सभी एविएशन के मतलब एयरप्लेन्स थे उसके सामने इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। Intangible asset can be recognized in the financial statement provided they meet the following condition। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंडीशन समझ लीजिए, एक तो आइडेंटिफायर होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, उसके में से प्रोबेबली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने चाहिए,
और कॉस्ट जो है इंटेंजिबल एसेट की वो आप रिलायबली मेजर कर सको, तो ही आप इसको इंटेंजिबल एसेट मान सकते हो। ओके, दोबारा मैं वैक्सीन का एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई कंपनी ने वैक्सीन की खोज की, तो पहले तो जब वो सफल हो जाएगी, उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग सही हो जाएगा, तो उसको मान्यता मिलेगी मेडिकल काउंसिल से, तो वो टेंजिबल एसेट आइडेंटिफाई बन जाएगी। फिर कंपनी है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है, ऐसी चीज है। फिर इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, वो भी तय है, तो वो भी है। और चौथा, जो भी खर्चा किया डेवलप करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट है वो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल होती है, तभी आप कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स को अपने बैलेंस शीट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Intangible asset acquired as a part of acquisition, government grants, internally generated goodwill, intangible asset or an exchange of assets are dealt separately at the intermediate level. So my dear friends, ये आप और आगे बढ़ेंगे, आपको जानकर खुशी होगी कि सारी चीज आप करने वाले हो। इंटेंजिबल एसेट शुड बी डी रिकॉग्नाइज, मतलब जब उसकी उपयोगिता पूरी हो जाती है तो हम बैलेंस शीट में से उसे हटा देते हैं, तो उसे डी रिकॉग्निशन कहते हैं। ऑन डिस्पोजल और व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज एंड सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। यहाँ पर मैं दोबारा आपको नोकिया की बात करता हूँ कि नोकिया के पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी थी कीपैड वाले फोन की, तो आज उसकी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो, क्योंकि पूरी दुनिया बदल चुकी है। कोडाक कंपनी थी जो कि कैमरा बना रही थी, उसके पास फिल्म टेक्नोलॉजी थी, तो वो टेक्नोलॉजी जिस समय थी तब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आज की तारीख में उसकी इंटेंजिबल एसेट क्या होगी? नील। Gain or losses arising from the retirement or disposal of an intangible asset should be determined as the difference between the net disposable proceed and the carrying amount of the asset and should be recognized in income or expense in the statement of the profit and loss. मतलब जिस तरह से फिक्स एसेट में आप बेचते हो और बुक वैल्यू जो होती है उससे ज्यादा पैसा मिलता है, प्रॉफिट माना जाता है, बुक वैल्यू से कम माना है वो पैसा मिलता है तो उसे लॉस माना जाता है। सेम वे यहाँ पे क्या होगा? गेन और लॉसेस। अगर आपकी जो बुक वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा मिला तो गेन, नहीं तो लॉस। डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जो होती है उसको फिजिकल सब्सटेंस होता है, इसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। यहाँ पर these are identifiable assets that do not have physical substance but they are identifiable. Tangible asset have a finite life. Intangible have a finite life based on contractual terms. मतलब मान लो मैंने भारत सरकार से एक टेलीकॉम कंपनी के लिए लाइसेंस लिया, तो ये क्या होगा? 10 साल के लिए लाइसेंस लिया है तो 10 साल के बाद ये पूरा हो जाएगा, मेरी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। In some cases, intangible asset could have an indefinite life for purchased goodwill. मान लो आपने कोई कंपनी खरीदी है जिसमें आपने गुडविल के करोड़ ऑफ रुपीस पे किए हैं, तो उसको इनडेफिनिट लाइफ। टेंजिबल एसेट में यूजफुल लाइफ इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूसेज विथ नो प्रिजम्पशन लेड डाउन फॉर द सेम। यहाँ पर कोई एजम्पशन प्रिजम्पशन नहीं होता। Useful life of intangible asset is presumed not to exceed 10 years unless evidence exists to the contrary. एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है कि 10 साल तक इसकी लाइफ को प्रिज्यूम किया जाता है। Tangible assets are depreciated over the useful life. In other words, writing off the value of the tangible asset on an annual basis is known as depreciation. यहाँ पर intangible assets are amortized over the useful life. In other words, writing of the value of intangible asset on an annual basis is known as amortization. अगर आपको फर्क पूछा जाए कि डेप्रिसिएशन और amortization के बीच में क्या फर्क है,
तो भी आपको ये सारी चीजें लिखनी है। अगर 2 मार्क में है तो ये लास्ट वाली लाइन आप लिख दीजिए। अगर 2 मार्क से ज्यादा है तो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट को आपको डिस्क्राइब करना है। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट प्रॉपर्टी, मशीन, व्हीकल्स वगैरह। एग्जाम्पल इंक्लूड सॉफ्टवेयर, स्ट्रीमिंग राइट्स, लैंडिंग राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह वगैरह। So this was the difference between tangible and intangible asset. अब एक और शब्द को देख लेते हैं, amortization। amortization क्या है वो हमने अभी समझा कि फिक्स एसेट टेंजिबल होती है तो उसमें डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ पर amortization होता है। तो amortization को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। The concept of amortization in case of intangible asset is similar to the concept of depreciation in case of tangible asset. In other words, depreciation of intangible asset is called amortization. This can be defined as the systematic allocation of the depreciable amount of an intangible asset over its useful life. Just like a tangible asset में depreciation होता है, इसी तरह से ये यहाँ पर होता है। Depreciable amount is the cost of an asset less its residual value. Useful life is either the period of time over which an asset is expected to be used by the enterprise or the number of the production of the similar unit expected to be obtained from the asset. रेसिडियल वैल्यू, ये सारी चीजें रिपीट हो रही है लेकिन कंसेप्ट बदला है इसलिए मैं रिपीट। Residual value is the amount which an enterprise expects to obtain for an asset at the end of its useful. Depreciable amount of an intangible asset should be allocated on a systematic over the best estimated of useful life, जबकि amortization should commence when the asset is available for use. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब available for use होगा तभी इसको आप amortize कर सकते हो। It is presumed that the useful life of intangible asset will not exceed 10 years. तो ये 10 साल का आपको दिमाग में रखना है। कभी कभी बहुत रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजी में क्या आने के कारण बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट जो है वो obsolete हो। Therefore, it is likely that the useful life will be short. उसकी useful life कैसी रहेगी? Short रहेगी। Similarly, intangible asset with contractual rights for a period exceeding 10 years will be amortized over such extended period rather than the presumed period of 10 years. मान लो आपने कोई टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम परचेज किया कि आप वो चला सकते हो 20 साल के लिए, तो आपको 20 साल तक amortize करना है। Similar to the depreciation, the amortization method used should reflect the pattern in which the asset's economic benefit are consumed by the enterprise. If that pattern cannot be determined reliably, the straight line method should be used. अगर कोई सही मेथड अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो SLM का यूज कर सकते हैं। Given the nature of intangible asset, the residual value of intangible asset should be assumed to be zero unless there is a commitment by third party to purchase the asset at the end of its useful life. अगर कोई कहता है कि आपका ट्रेडमार्क किया तो लाइसेंस वगैरह को मैं खरीद लूंगा इतनी अमाउंट पर, तो ही उसकी रेसिडुअल रहेगी, नहीं तो जीरो रहेगी। देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर द एसेट। मतलब आप सोचोगे कि मेरा ये लाइसेंस में 10 साल यूज करूंगा और उसके बाद लाइसेंस की लाइफ 20 ईयर्स है, उसके बाद मैं बेचूंगा तो इतना रुपया मुझे मिलेगा और मार्केट में बेचा जा सकता है, तो ही ये मानना है। It is probable that such a market will exist at the end of the asset's useful life. The amortization period and the amortization method should be reviewed at least at each financial year. And हर साल के अंत में 31 मार्च भारत के अंदर इसको रिव्यू करना है। If the expected useful life of the asset is significantly different from previous estimate, the amortization period should be changed accordingly. If there has been a significant change in the expected pattern of the economic benefit from the asset, the amortization method should be changed to reflect the change pattern. मतलब आपको लगता है कि इसके एज में या इसके रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह में कुछ चेंजेस होगा या तो ये एब्सोल्यूट हो चुकी है, तो आपको उस हिसाब से उसको चेंज करना है।
सो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द amortization. इसके बाद अभी हम एक इलस्ट्रेशन वगैरह आएंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं और लेते हैं break के बाद. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी मनीष कोठारी. हमारे सीए फाउंडेशन के पेपर 1 अकाउंटिंग की इस यात्रा में चैप्टर 5 है. अभी हमने जो पोर्शन छोड़ा है, इस पार्ट में हम आगे बढ़ाते हैं. अभी हम बात कर रहे थे एमोर्टाइजेशन की, कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट होती है तो एमोर्टाइजेशन क्या होता है. तो उसके रिलेटेड जो एक दो इलस्ट्रेशन है उसको पहले हम देखें और फिर तो चलिए शुरू करते हैं ये इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन नंबर 13. कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड पेटेंट. मतलब उन्होंने एक पेटेंट को रजिस्टर करवाया है. पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट. ऐसा आता है तो उसका मतलब क्या है कि जो 3 क्राइटेरिया थे, एक तो जो एक्सपेंसेस है वो रिलायबली मेजर कर सकते हैं, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, और उसने सारी टेक्निकल एस्पेक्ट को पास कर लिया. ऑन 1st July 21, developed at a cost of rupees 28 lakhs and spent 2 lakhs towards legal fees and registration. तो जो भी डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कॉस्ट का पार्ट रहेगा. साथ में बाद में जो खर्चा है आफ्टर डेवलपमेंट 2 लाख रुपया, वो भी पेटेंट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा. द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. मतलब कि भाई 10 साल के लिए ये पेटेंट को ग्रांट किया गया. द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December. मतलब 1 जुलाई है तो हम जो पहला एमोर्टाइजेशन करेंगे वो 6 मंथ का बनेगा. सो द पेटेंट अकाउंट एंड एमोर्टाइजेशन अकाउंट फॉर द ईयर 21 and 22. तो यहाँ पर पेटेंट क्या है, हमारी इंटेंजिबल एसेट है. साथ में एमोर्टाइजेशन जो है वो क्या होगा, जिस तरह से हम डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं इसी तरह से ये एमोर्टाइजेशन का. तो चलिए पहले थोड़ा वर्किंग नोट बना लेते हैं. यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल. कहाँ से शुरू हो रही है, 1 जुलाई को. रेसिडियल वैल्यू नील है. वैल्यू ऑफ पेटेंट 28 + 2 30 लैक्स है. एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 30 लैक्स डिवाइडेड बाय 10 ईयर. ये डेप्रिसिएशन को हम क्या इस नाम से जानते हैं, एमोर्टाइजेशन कॉस्ट. सो दिस इज द एमोर्टाइजेशन ऑफ रुपीज 3 lakh per annum. So for the first half of the 6 month, it will be 1.5 lakhs. Okay. So let's solve this question. दो चीजें हमें बनाने को कही गई है. एक तो है हमारा पेटेंट अकाउंट और दूसरा जो है वो एमोर्टाइजेशन. तो पहले पेटेंट अकाउंट को देख लेते हैं. पेटेंट जब ग्रांट हुई 2021 में, तो जुलाई 1st, यहाँ पर जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस थे वो कितने थे, 28 lakhs. टू लीगल एक्सपेंसेस वो कितने थे, 2 लाख. अब December 31st को बाय एमोर्टाइजेशन, जिसे हमने ऑलरेडी गिन रखा है, 30 lakhs डिवाइडेड बाय 10 ईयर मल्टीप्लाई बाय 6 month on 12 month. So it will be 1,50,000. तो जो बैलेंस बचेगा 30 लाख में से अगर ये माइनस होता है 28 लाख, नेक्स्ट ईयर 2022 आएगा. यहाँ पर January 1 बनेगा. ड्यू बैलेंस carried down will be 28,50,000. और यहाँ पर जो
दिसंबर 31 को एमोर्टाइजेशन होगा, वो कितना बनेगा? फुल 30 lakhs divided by 10 year, that is 3 lakhs, because this is based on SLM method. यहाँ पर जो बैलेंस जाएगा वो कितना रहेगा? 25,50,000. अभी हमें एक और अकाउंट बनाना है और उसका नाम क्या है? एमोर्टाइजेशन। चलिए उससे भी बना लेते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन अकाउंट में सिर्फ सिंगल एंट्री होती है, तो 2021 में दिसंबर 31 को ये एंट्री आएगी। कितनी आएगी? पहले डेबिट होगा टू पेटेंट अकाउंट 1,50,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद 2022 में सेम में फिगर्स जो हो गए वो 3 लाख। तो ये अकाउंट जो है अपने आप नील हो जाता है, टेम्पररी अकाउंट होता है और ये नील होना चाहिए हर साल, नहीं तो हमारा बैलेंस शीट गलत होता है। So friends, this is how this sum and चलिए हम इसका ICI का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये दोनों अकाउंट बन। इलस्ट्रेशन नंबर 14, प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी जैसे नेटफ्लिक्स है या तो अमेजन प्राइम है, ऐसी है कोई OTT acquired a streaming right of a movie for 18 lakhs with the contracted duration of the streaming period being 10 years. यहाँ पर ये at the beginning of the 4th year, based on the declining in viewership, Prime streaming company decided to stream the movie only for the next 5 years. Okay, तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी क्या चाहती थी। ओरिजिनल एज 10 साल सोचा था, रिवाइज्ड कर दिया आफ्टर 3 ईयर। कितने साल? 5 years, 8 ईयर बन। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है, ये अगर 0 ईयर है, 1, 2, 3 साल तक ये डेप्रिसिएशन पुराने तरीके से चलेगा। उसके बाद जो भी रेसिडुअल वैल्यू रहेगी उसके अंदर ये जो पीरियड है उसका डेप्रिसिएशन बदल। तो पहले बात करते हैं 18 lakhs इज द कॉस्ट। कितनी एज हमने तय की थी? 10 years पर एनम amortization 1,80,000। 3 years का कितना बनेगा? multiply by 3, 5,40,000। अभी रेसिडुअल वैल्यू कितना बचेगा? 18 लाख माइनस 5,40,000, 12,60,000। ये 12,60,000 को कितने साल में रिवाइज्ड पीरियड? 5 years। 5 साल में ये करना है। कितनी वैल्यू आ जाएगी एमोर्टाइजेशन की? 2,50,000, 12,60,000 डिवाइडेड बाई 5 years। सो ये इस तरह से ये सम होता है और ICICI का हम देख लेते हैं।
प्रेजेंटेशन किस तरह से किया गया है। एमोटाइजेशन पर ईयर 1.18 lakhs, 12,60,000 कैरिंग अमाउंट बनता है, 5 years में इसे करना है। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, अभी जो रिवाइज्ड फिगर होगा वो 2,52,000 पर एनम, ये नया एमोटाइजेशन बनेगा। सो दिस वाज द इलस्ट्रेशन नंबर 14। चलिए चलते हैं आगे। अभी हम टेस्ट योर नॉलेज के अंदर पहुंच चुके हैं, हमारा संपूर्ण चैप्टर पूरा हो चुका है। यहाँ पर हम टेस्ट योर नॉलेज में पहले ट्रू एंड फॉल्स करेंगे, बाद में प्रैक्टिकल सम भी करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स। Increase in market value of the fixed asset is one of the reason for depreciation being charged. क्या ये सही है या गलत है? बेसिकली दिस इज नॉट द रीजन। रीजन क्या है? wear and tear of the wear and tear जो होता है वो एक रीजन है। दूसरा, ये मार्केट वैल्यू इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होती है? मशीनरी वगैरह में हर एक चीजों डिक्रीज होगी। बहुत रेयर चीज ऐसी होती है जैसे कि लैंड हुआ या तो गोल्ड हुआ, इसमें मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो। सो इट इज अ फॉल्स। Depreciation is a cash expense. No, this is a non-cash expense. Okay. थर्ड वन, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको अब हम पीपीई ही बुलाएंगे। इंक्लूड्स परचेज प्राइस, रिफंडेबल टैक्सेस, यहाँ पर मार खा गए, एंड इंपोर्ट ड्यूटीज आफ्टर डिडक्शन एनी डिस्काउंट। यहाँ पर क्या होना चाहिए? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अगर जीएसटी लगता है जिस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, तो ये कॉस्ट में शामिल नहीं। Cost of fixed assets should also include cost of opening new facilities such as inauguration cost. ये false है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में जाएगा, यहाँ पर ये कॉस्ट का पार्ट नहीं। Depreciation is charged with a constant amount under straight line method and charged with a constant percentage under diminishing balancing method. This is true. इसमें हमें कुछ सोचना नहीं, परफेक्ट है। Sixth one, in case an item of property, plant and equipment is revalued, all class of the asset to which that asset being revalued belongs should be revalued. Perfect. यही तो हमारा गाइडलाइन है कि ये पूरा का पूरा होल क्लास, मतलब एक आपके पास 10 ट्रक है, एक का रिवेल्यूएशन करते हो तो 10 से 10 ट्रकों का। आपके पास 4 प्रॉपर्टी है, चारों के 4 का रिवेल्यूएशन। In case the carrying amount of an asset is decreased due to revaluation, such decrease should always be recognized in the profit and loss account. यहां पर ये पार्शियल ट्रू है, हमेशा ये नहीं। क्यों नहीं होता है? कि मान लो पहले अगर ये प्रॉपर्टी के दाम इंक्रीज हुए थे तो रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ी होती, तो जब ये डिक्रीज होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व में से इसको हटाएंगे, मतलब वहां चार्ज करेंगे, बाकी अगर रहा तो उसको चार्ज करेंगे। Akash purchased a machine for 12 lakh, estimated useful life is 10 years, scrap value 1 lakh, depreciation for the first year using sum of the year digit method shall be 2 lakh. चलिए, तो इसमें हमें क्या करना है? 12 लाख रुपया है, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं तो कितना बन जाएगा? 11 लाख। 10 साल होता है तो इसका पहले ईयर का डेप्रिसिएशन 10 डिवाइडेड बाय 55 ये होता है। तो इसको हम करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। तो ये 2 लाख रुपया आ रहा है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, किसी ने कैलकुलेशन करके दिया है तो ये सही है। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये बिल्कुल ही गलत है।
even if loss is there, depreciation must be provided all the assets. Providing for depreciation also helps in providing for accumulation of the funds to facilitate the replacement at the end of the useful life. ये सही, यही तो पर्पस है डेप्रिसिएशन का. If the equipment account has a balance of 12,50,000 and the accumulated depreciation account has a balance of 4 lakh, the written down value of the same shall be, यहाँ पर इन्होंने प्लस किया है जो कि गलत है. इट शुड बी माइनस. कितना होगा? 12,50,000 minus 8,50,000. तो ये false है. Sum of the year disease method is an example of accelerated method of charging the debit. तो ये सही है. एक्सेलरेटेड मेथड का मीनिंग क्या है? शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, बाद में ही कम होता है. Over the life of an asset subject to depreciation, the accelerated method will result in less depreciation expense in early years and more depreciation in later years. तो ये फॉल्स है. ये बिल्कुल ही उल्टा, मतलब शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, अंतिम ईयरों में डेप्रिसिएशन कम होता है. While depreciating land cost, straight line methods will give more depreciation than the written down. यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा प्रश्न में हमें कितना परेशान करता है. लैंड कॉस्ट, लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं है. बिल्डिंग का हो सकता है, मशीनरी का हो सकता है, कार का हो सकता है, ट्रक का हो सकता है, शिप का हो सकता है, लेकिन लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होता है. Provision for depreciation account is debited at the time of recording the depreciation on an asset. ओके, बाय डिफॉल्ट एसेट जो होती है वो खुद ही डेबिट बैलेंस होती है. तो जब हम ये प्रोविजन वाला अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो वो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट बनाएंगे. क्रेडिट एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. If adequate maintenance expenditure is incurred with relation to the running repair of an asset, we need not charge any depreciation. तो ये बिल्कुल ही गलत जवाब है. डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस रिपेयर का कोई लेना देना नहीं है. We have to charge the depreciation as per the guideline of ISAC and accounting standards. 17. When a property, plant or equipment is sold, then provision for depreciation account is debited. सही है. Asset account is credited and any gain or loss is recorded to profit and loss account. तो ये बिल्कुल सही दिया है. इसे फॉल्स करार देंगे, नहीं देंगे. तो मेरी गलती है, इसको ट्रू देंगे. कभी कभी एग्जाम में हम क्वेश्चन जब हमें सॉल्व हो जाता है तो गलती में हम उल्टा भी लेते हैं. हाँ, तो इतना एक्साइटेड हो जाता है. While calculating the depreciation as per the diminishing balance method, the salvage value of the asset at the end of its life is reduced from its cost. क्या कहा है? While calculating the depreciation as per the diminishing balance method. Diminishing balance method में हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक परसेंटेज डिसाइड करके उसके आधार पर हम ये डेप्रिसिएशन गिनते हैं. तो वहां पर साल्वेज वैल्यू वाला नहीं होता है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. Any change in the estimated useful life of an asset should be accounted for as a change in the accounting estimate in accordance with the accounting standard. ये बिल्कुल ट्रू है. अगर एग्जाम में यहाँ पर एस्टिमेट की जगह अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगे तो ये फॉल्स हो जाएगा और ऐसा पूछा जा सकता है. An intangible asset is a non-identifiable, non-monetary asset. तो ये फॉल्स है.
क्योंकि कोई भी इंटेंजिबल एसेट होती है मस्ट बी, और मॉनिटरी टर्म्स में ये नॉन मॉनिटरी एसेट होती है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो हम फिक्स कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो हाउ दिस 20 ट्रू एंड फॉल्स आर देयर। चलिए